गुड मॉर्निंग क्लास। मैं साक्षी आप सभी के बीच में सक्षम एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी ने देखा था कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में वैदिक सभ्यता को एक्सप्लेन किया था, वैदिक सभ्यता को समझा था हमने कि क्या होता है ये समाज, कैसा था, व्यवस्थाएं क्या थी उस समाज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले इतना समुदाय नहीं था, कबीला जो था, कबीला अपना आगे बढ़ते हुए आपके कहाँ तक मध्य एशिया से वह चलता हुआ कबीला और पूरे भारत में, जहाँ पर जैसे भारत या पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो वहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद में एक ऐसी चीज़ आपके सामने आती है, वह चीज़ थी लोहा। और लोहे का जैसे ही निर्माण होता है वह अस्तित्व में आता है और हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में कि आपका समाज किस तरीके से परिवर्तित हो जाता है। आपके समाज नहीं, केवल पूरी जो प्रक्रिया है, पूरे सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, मतलब समाज का हर समाज में पूरी तरीके से आपको परिवर्तन दिखाई देता है नज़र में। आगे जैसे जैसे लोहे का निर्माण होता है, आपने देखा कि अब वो कबीलाई जो समाज था वो अस्थायी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता था और आज वह जीवन क्या करने लगे, स्थायी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करने लग जाते हैं। वो अब क्या करते हैं, क्या लोहे के निर्माण से हथियार, आपके अलग अलग औजार बनते हैं जिनके माध्यम से पेड़ों की कटाइयाँ होती हैं, जंगलों को काटा जाता है और जंगलों को काट के वह क्या करते हैं, अपनी भूमि बनाते हैं कि जितने आप जंगल काटोगे उतना ही आपके पास में वह ज़मीन आपकी होगी। तो ये व्यवस्था जब आगे चलती है तो आप देखते हैं कि इस व्यवस्था में आपको बहुत सारा परिवर्तन नज़र आता है। जैसे आर्थिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ, आपका राजनीतिक परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे देखते हैं हम छठवीं शताब्दी में से पूर्व आपका एक हमें व्यवस्था समझ में आती है, महाजनपद। जैसे पहले कबीले होते थे, कबीले के बाद में आपके जन बने, जन के बाद में जनपद बने और जनपद के बाद में क्या बनता है आपका पूरा महाजनपद। जैसे एक छोटी इकाई की यदि बात करें हम तो पहले थे आपके कबीले में वह निवास करते थे, उसके बाद में बने आपके जन से बना आपका जनपद और जनपद के बाद में बनता है आपके महाजनपद। तो ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है, ये प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ती है और क्या क्या परिवर्तन आते हैं आपके समाज में। जिस तरीके से पैसा आता है तो व्यवस्थाएं धीरे धीरे परिवर्तित होने लग जाती हैं। उसी तरीके से जब भूमि का उत्पादन होने लगा, क्योंकि पहले आपके जो व्यवसाय थे, मेन व्यवसाय आपके कृषि नहीं थी, आपके पशुपालन थे। लोग पशुओं को, गाय मवेशी वगैरह पालते थे और वहीं तक उन अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आज के टाइम में जब आगे बढ़ा समाज तो उसमें आपको व्यवस्थाएं अलग परिवर्तित होने नज़र आती हैं। जैसे जैसे कृषि का निर्माण आगे आगे बढ़ता है, जिसके पास में जितने खेत होते हैं उत्पादन आपका उतना ही बढ़ता चला जाता है और जितनी ज़मीन है उतना ही आदमी क्या होता है, वह व्यक्ति उतना धनवान बनता जाता है। फिर अब राजा को टैक्स देते हैं, जब राजा के पास में ज़्यादा टैक्स पहुँचता है तो राजा की भी क्या है, प्रक्रिया बदलने लग जाती है कार्य करने की। उसकी प्रशासनिक इकाइयाँ, जैसे वो कार्य करेगा, टैक्स लेगा, अब वो सुरक्षा व्यवस्था में भी अपने टैक्स को खर्च करेगा। जो उसके पास में टैक्स आएगा वो अपनी सुरक्षा, जो राज्य की सुरक्षा है उसमें भी खर्च करेगा, सैनिक रखेगा, न्यायिक व्यवस्था होंगी। ऐसे ऐसे जैसे आप वैदिक काल में देखते हैं कि आपके जो राजा थे वो मतलब एक तरीके से राजा किसी भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं था, क्योंकि वो किसके माध्यम से कार्य करता था, सभा समिति, ऐसी कुछ समितियां थी जिनकी वजह से वो उनके अंदर ही काम करता था। लेकिन धीरे धीरे जब आपके समाज में पैसा आता है तो राजतंत्र, आपकी दो व्यवस्थाएं आपको नज़र आती हैं, प्रतीत होती हैं। दो व्यवस्थाएं कैसी, एक आती है आपकी जैसे छठी शताब्दी BC की बात हम कर रहे हैं इसमें, तो जैसा कि हम देखते हैं छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमें व्यवस्था समझ में आती है कि महाजनपद, अब हमारा समाज धीरे धीरे बढ़ने लगा है। कैसे बढ़ रहा है, अब दो व्यवस्थाएं हमें नज़र में आती हैं कि समाज में एक तो राजतंत्र आ रहा है
और आपका कौन सी व्यवस्था आ रही है, एक गणतंत्र व्यवस्था। आपका समाज अब इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, कहीं कहीं हमें राजतंत्र दिखता है, कहीं कहीं हमें गणतंत्र दिखता है। तो भारत में जैसे जैसे क्या होता है, आपका कृषि का निर्माण, ऐसे ऐसे राजा शक्तिशाली होते चले जाते हैं और आपका जो जन है वो जनपद बनते हैं और जनपद के बाद में आपके बनते हैं महाजनपद। राजा अपनी शक्तियों का क्या करता है, प्रदर्शन करता है और शक्तियों के माध्यम से वह अपने क्षेत्र को क्या करता है, स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश करता है। तो आगे हम देखेंगे राजतंत्रात्मक व्यवस्था में कि कहाँ कहाँ पर राजतंत्र था आपका, कहाँ कहाँ पर गणतंत्र था। तो पहली जगह यदि आप गणतंत्र की बात करेंगे तो लिच्छवी, जो वैशाली का लिच्छवी था, एक वो पहली व्यवस्था दिखाई देती है वहाँ पर कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी वहाँ पर। और मिथिला का विदेह वाली जो जगह है वहाँ पर भी आपको कहाँ क्या दिखता है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्र में क्या होता है, आपका राज्य का जो वंशानुगत शासन नहीं होता है एक तरीके से। जैसे राजतंत्र में क्या होता है, राजा निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, राजा के अंडर ही सारे वो काम होंगे। लेकिन गणतंत्र में हेड ऑफ स्टेट आपका क्या होता है, इलेक्टेड। तो जैसे गणतंत्र में क्या होगा, सभी के माध्यम से आपको क्या है, निर्णय लिए जाते हैं, समिति सभा, उनके माध्यम से क्या होता है, आपका गणतंत्रात्मक व्यवस्था दिखाई देती है। यदि हम आगे बात करें कि कैसे ये व्यवस्था थी, तो आपके स्रोत, किन स्रोतों के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था थी। तो स्रोत यदि हम देखें कि स्रोत क्या थे, तो एक तो आपका बौद्ध धर्म में अंगुतर निकाय, एक कौन सा मिलता है, अंगुतर निकाय, और जैन धर्म में भगवती सूत्र। दो हमें ऐसे स्रोत दिखाई देते हैं, एक है अंगुतर निकाय, ये है अंगुतर निकाय आपका बौद्ध धर्म में, अंगुतर निकाय ये है आपका बौद्ध धर्म का स्रोत। बौद्ध धर्म के माध्यम से हमें पता चला कि यहाँ ये स्रोत थे। और अब आपका आता है कौन सा, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र किसका है, ये है आपका भगवती सूत्र है आपका किसका, जैन धर्म का। तो दो स्रोतों के माध्यम से हमें पता चलता है कि ऐसा महाजनपद वाली व्यवस्था रही होगी। तो अब आगे अगर यदि हम देखें कि क्या खासियत थी इस व्यवस्था में, कैसे कैसे परिवर्तित हुआ समाज, छोटे से फिर बड़े में बना, बड़े से फिर महाजनपद में बना। तो जो आपके राजा थे वो क्या करते थे, जो आपके जनपद हैं, हम 16 जनपद, 16 महाजनपदों का विवरण हमें मिलता है। तो अब हम 16 महाजनपदों को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये व्यवस्था थी, कैसे राजा रहते थे, कहाँ कहाँ वो जनपद थे। तो जो मगध था, एक्चुअल में मगध की जो वो थी दशा, वो बहुत अच्छी दशाओं में था, सारी अनुकूलीय परिस्थितियाँ थी वहाँ पर। अब कैसे कंडीशंस थी, जैसे इस तरफ आपका पूरा हिमालय आता है और यदि कोई अटैकर्स यहाँ पर आता है तो बहुत दूर था ये मगध, एकदम कॉर्नर पर नहीं था, इसकी सीमा कहीं भी एकदम कॉर्नर पर नहीं थी। तो मगध वाला जो क्षेत्र है, मगध जो आज का क्या है, पटना, जो आप देखते हो ना बिहार वाला क्षेत्र, तो ये हर तरफ से क्या था, एकदम सिक्योर था। और यहाँ पर क्या था, तभी ये इतना शक्तिशाली बन पाया क्योंकि एकदम अटैकर्स भी बहुत जल्दी से नहीं पहुँच पाते थे वहाँ पर। और आप देखते हैं कि ये राजा इतने शक्तिशाली कैसे बन पाए। जैसे आपने अथर्व वेद में क्या पढ़ा था कि जादू, टोना, टोटका, वशीकरण, ऐसे कर्म कांडों में लिप्त हो चुका था आपका समाज। तो ऐसा ही आपको देखा जाता है कि जो राजा थे वो क्या कर रहे थे, यज्ञ करा रहे थे बहुत ऊंचे ऊंचे, और यज्ञ कर्म कांड, तो समाज भी बहुत ज़्यादा, कुछ राजा उन्हीं चीज़ों में क्या हो गए, लिप्त हो गए पूरी तरीके से, और वो अपना विकास नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम मगध की बात करें तो मगध के ऐसे महान शासक रहे जिन्होंने क्या करा, मगध को इतनी अच्छी दशाएं दिखाई। कैसे, मगध के जो शासक थे वो क्या करते थे, जैसे जंगल जा रहे हैं तो जंगलों से क्या है, जैसे कोई आपको जानवर मिला, हाथी, तो हाथी लेकर आ गए, और हाथी लेकर जब आए वो, तो हाथी में क्या है, आपकी सेना में अब क्या कर दिया उन्होंने, हाथी को भी उपयोग करने लग गए। अब जिस राजा के पास में हाथी होगा वो ऑब्वियसली कितना ज़्यादा सशक्त होगा, उसकी सेना इतनी मजबूत होगी, हाथी पर चलकर वो चलते थे आगे। अब इसके बाद में क्या किसका था, जंगलों में जब ये जाते थे तो इनको क्या मिलती थी, वो लकड़ी भी लेकर आते थे वहाँ पर। क्या लेकर आते थे, लकड़ी। तो वो जंगलों से लकड़ी जब लेकर आते थे तो लकड़ी से क्या करते होंगे ये लोग, लकड़ी से ये लोग क्या करते थे, व्यापार के रूप में उपयोग करते थे।
जैसे लकड़ी से क्या करते थे, हथियार वो बनाते थे, रथ वगैरह बना रहे हैं अपने चलने के लिए। अब कोई सैनिक पैदल चल रहे हैं और कोई आपका सेनापति किस में चल रहा है, रथ में, तो कौन शक्तिशाली होगा, जो रथ में चल रहा है। तो ऐसी ऐसी कुछ कुछ फेवरेबल कंडीशंस थी इनकी। और यहाँ पर यदि देखोगे आप भारत में, कि भारत में सारी कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। जैसे क्लाइमेट बहुत अच्छा है यहाँ पर, बारिश भी ठीक होती है, पठार भी मिलेंगे आपको, पर्वत भी मिलेंगे आपको, नदियाँ भी मिलेंगी, आपकी ज़मीन इतनी उपजाऊ है। जहाँ कहीं देखें हम कि बारिश तो हो रही है लेकिन वहाँ पर क्या नहीं है, आपके अच्छी कृषि नहीं है, तो अच्छी आपकी भूमि नहीं है, सॉइल अच्छी नहीं है वहाँ पर, तो कैसे अच्छा उत्पादन होगा। तो आप यदि देखेंगे तो खूब पठार, पर्वत, नदियाँ, एक अच्छा क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर उत्पादन भी बहुत अच्छा होने लगा। वैसे भी ये नदी के किनारे था। अब जब यहाँ पर नदी थी तो इनको एक और चीज़ का क्या फ़ायदा मिला कि ये लोग व्यापार करने में, इनको व्यापार करने में काफ़ी सहायता मिलती थी। इधर से उधर आप ट्रांसपोर्ट करते थे सामान को, अपने सामान को भेजना या कहीं से सामान को मंगाना यहाँ पर मगध में। तो इतनी अच्छी अच्छी दशाएं थी। लकड़ी है, अब लकड़ी से क्या करते थे, यहाँ पर प्रतीत हुआ है, हमें मिला है कि यहाँ के जो मकान थे वो लकड़ी से भी बनाए जाते थे। मकान लकड़ी के बन रहे हैं, रथ में प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में आप लकड़ी का प्रयोग कर रहे हो। आपके पास में सेना में हाथी भी हैं, आपकी कृषि भी बहुत अच्छे उत्पादन हो रही है। तो मगध बहुत सशक्त बन चुका था, इसके राजा बहुत उत्सवी राजा थे। तो अब आगे हम देखें कि ऐसे ऐसे आपके कैसे क्या हुआ, कैसे परिवर्तन होता है दशाओं का। तो अब यदि हम बात करें आगे कि क्या है, जैसे आप देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में यह बटा हुआ था। और स्रोत हमने देख लिए कि कौन कौन से स्रोत थे आपके, अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का था और जैन धर्म का था आपका भगवती सूत्र। तो दो आपके निकाय ये देख चुके हैं हम, ग्रंथ स्रोत हैं ये आपके। 6ठी ईसा पूर्व में आपकी क्या व्यवस्थाएं बदल गई एकदम से। जब आपके उत्तर वैदिक काल में लोहे का जब निर्माण हुआ तो आपकी आर्थिक दशाएं सशक्त हो गई, पैसा आने लगा। उससे आपकी सामाजिक दशाएं भी देखी थी ना, कैसे परिवर्तन होने लगा, लोगों के रहने सहने में उनका जीवन एक तरीके से परिवर्तित होने लगा। और राजनीतिक दशाएं, जैसे राजतंत्र अब आने लगा आगे, और फिर आगे चलते चलते हमें गणतंत्र की भी दशाएं मिलती हैं। तो राजा अब क्या हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, क्योंकि उसके पास में टैक्स आ रहा है अच्छे से, और टैक्स आ रहा है तो वो इसी तरीके से अपने जो शासन में रहने वाले जितनी भी जनता है उसके लिए क्या करेगा, अच्छी व्यवस्थाएं बनाएगा। अब क्या है, इसी तरीके से आपकी धार्मिक व्यवस्था भी बदलती है। लोग धर्म पर क्या करते हैं, खर्च करते हैं पैसा, और यज्ञ कर्म कांड इतना ज़्यादा कराने लग गए थे। तभी तो क्या होता है, एक समुदाय, क्योंकि महिलाओं की स्थिति इसमें क्या हो रही थी, अब बहुत निम्न होती जा रही थी। और किसकी, दो समुदाय मिलते हैं, एक तो शूद्र और आपका दूसरा समुदाय मिलता है आपका महिला। क्योंकि आपको पता है कि जब आपके जंगल काटे जा रहे थे तो उन लोगों को लग रहा था कि हमारे क्या हो, बेटा पैदा हो, तो बेटा होगा तो क्या करेगा, वो उतने ही जंगलों को साफ करेगा। और महिलाओं को एक तरीके से, महिलाओं को ऐसे स्रोत भी मिले हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण में जैसे बोला था महिलाओं के लिए इतनी नेगेटिव बात कि महिला सभी दुखों का कारण है, तो उसके जन्म को ऐसे प्रतीत किया इतनी नेगेटिव तरीके से। तो समाज में इसी तरीके से नेगेटिविटी आगे फैलती जाती है और महिलाओं की स्थिति निम्नतर होती जाती है। अब क्या आता है समाज में, आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था स्थापित हो ही चुकी थी। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, सैनिक का बेटा सैनिक बनेगा, वैश्य का बेटा आपका जो व्यापार कर रहा है, व्यापारी का बेटा व्यापारी बनेगा। तो शूद्रों की इस तरीके से हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी, क्योंकि शूद्र का जो बेटा है वो अब क्या करेगा, इन तीनों वर्गों की क्या करेगा, वो सेवा, और ना कि वो कहीं भी उसका मन है तो वो उस समुदाय में कार्य कर सकता है। तो इस तरीके से आपकी दो जो वो है, इनकी समाज में व्यवस्थाएं काफ़ी खराब और दयनीय स्थिति आगे होती चली जाती है। अब देखिए इसी तरीके से समुदाय जब परेशान हो जाता है तभी तो आपके दो निर्माण होता है, किसका, बौद्ध धर्म और जैन धर्मों का। तभी तो आया था क्योंकि कर्म कांड इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे, क्योंकि हमारा समाज उस चीज़ से क्या हो रहा था, परेशान हो रहा था। और कुछ ब्राह्मण और क्षत्रिय जो वर्ग थे उन्होंने इतना ज़्यादा मतलब समाज के ऊपर कंट्रोल कर लिया था कि व्यवस्थाएँ खराब होती जा रही थी और लोग परेशान हो चुके थे। इसीलिए वह दूसरा माध्यम क्या कर रहे थे, धर्म के लिए अपनाना चाहते थे।
तो आप देख रहे थे कि जहाँ पर क्या होता है, जैसे ही जैसे पैसा आता है तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी आपकी आ जाती है और आपकी गणतंत्रात्मक व्यवस्था आ जाती है, दिखाई देती है। जब छोटा सा कबीला होता था, अब वो क्या होने लग गए, मिलकर रहे तो जन बन गए, जन जनपद बन गए, फिर आपका महाजनपद बन गए। तो राजा ही शासन, राजा के द्वारा ही इसमें किया जाता था शासन। गणतंत्र में शासन गण या संघ, पूरी संघ समितियों के माध्यम से आपके निर्णय लिए जाएंगे, बातचीत होगी, अधिकारी बैठेंगे, न्यायिक प्रणाली भी आपकी इसमें हमें प्रतीत होती है आगे। तो ऐसे ऐसे क्या है आपका संघ, संघ है तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था इस तरीके से आपकी चल रही थी। यदि आगे हम देखें तो हमारे कितने जनपद मिलते हैं हमें, तो आपके 16 महाजनपद मिलते हैं। अब वो 16 महाजनपद भारत में कहाँ थे, किस स्थिति पर थे और वर्तमान में वो हम उनको किन नामों से जानते हैं। तो आप देखिए, इसमें हम पढ़ते हैं कि जो मगध था, आपने अभी देखा कि मगध कितना शक्तिशाली जगह थी। वो जो था मगध जनपद, वो क्या था, एक शक्तिशाली था। तो मगध आपके कौन सी जगह पड़ता है, ये पड़ता है आपका बिहार में। तो बिहार आपका पटना वाली जगह पर, पटना जो आज का क्या है, गया और पटना। और मगध की जो राजधानी थी उस समय पर वो कौन थी, राजगृह, जिसको राजगृह क्या हो बोला जाता था। मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी। ठीक है। अब क्या था, अंग। अब अंग क्या था, अंग की जो राजधानी थी वो क्या थी, चंपा। लर्न करने का तरीका है आपको कि आप देखेंगे कि जी 3 जो आते हैं आपके स्टार्टिंग वाले 3, ये कहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपके बिहार में। 3 आपके बिहार में पढ़ रहे हैं। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं जल्दी। और ये 3, और उसके बाद में जो नीचे हैं 8, वो आपके किस में पढ़ेंगे, यूपी में, उत्तर प्रदेश में पढ़ेंगे। अब आपका एक कहाँ पर पड़ेगा, एक आपका राजस्थान में पड़ेगा और एक आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और तीसरा एक कहाँ पर पड़ता है, सिर्फ दक्षिण भारत में, अकेला एक ही है जो दक्षिण में हमें दिखाई देता है। और 2 ऐसे हैं जो अभी भारत से बाहर हैं और उस समय ये भारत में ही काउंट होते थे, गांधार और क्या है आपका, देखते हैं आगे। ठीक है, देखिए अब क्या है, काशी। तो काशी आप सभी जानते हैं कि काशी कौन सी जगह थी, काशी जिसको वाराणसी बोला जाता है। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स, अंग, अंग में आगे ऊपर बिंदी लगी है, तो आप ऐसे करके कुछ कोरिलेट कर सकते हैं कि चंपा में भी ऊपर क्या आया है, बिंदी एक। तो आप ऐसे करके लर्न कर सकते हैं कि अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी और आज का वो क्या है, भागलपुर। भागलपुर आपका बिहार का क्षेत्र है। और वज्जी जो थी, वज्जी जो था वो थी वैशाली। आपने पढ़ा ना, लिच्छवी शासक थे वहाँ पर, लिच्छवी जो शासक थे, लिच्छवी, वहीं पर तो आपको क्या प्रतीत होती है व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्र था वहाँ पर, पहला गणतंत्र चलता था। तो ये आपका वैशाली का लिच्छवी था। मुजफ्फरपुर या भागलपुर, मुजफ्फरपुर भागलपुर कहाँ पर पड़ता है, ये आपका, ये पड़ता है आपका बिहार में, मुजफ्फरपुर। अब आपका आता है जो अब यूपी स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है आपका, यूपी। ये यूपी के हैं 8, काशी, काशी जो आज का क्या है, वाराणसी। आप सभी सुनते होंगे मोदी जी कहाँ की सीट है, मोदी जी की, वो वाराणसी की। तो वाराणसी है ये जो यूपी में पड़ता है। अब कौशल है, तो कौशल का है श्रावस्ती, जो इसकी 2 देखते हैं, उत्तर की और दक्षिण की राजधानी। तो मेनली जो पेपर में पूछी जाती है स्टूडेंट्स, वो है आपकी श्रावस्ती। कौशल की श्रावस्ती थी जो आज का फैजाबाद है। आपका जो फैजाबाद है उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है, वहाँ पर ये क्या थी, वहाँ पर थी ये राजधानी श्रावस्ती। अब मल्ल, मल्ल क्या थी आपकी, कुशीनगर। आपने देखा था बौद्ध धर्म में जब लास्ट में जाते हैं तो कुशीनगर में महापरिनिर्माण होता है, तो कुशीनगर का क्या है, ये देवरिया। अब आपका आता है वत्स्य। वत्स्य क्या है, वत्स्य है आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी आपको पता है कहाँ पर पड़ता है, ये कौशाम्बी आपके प्रयागराज के पास में, जो इलाहाबाद थी जगह, इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर है ये कौन सा आपका कौशाम्बी जो जगह पड़ती है, राजधानी थी। वत्स्य की राजधानी थी आपकी कौन सी, कौशाम्बी। आगे चलें हम, ये आपका आगे कहाँ पर आता है, प्रयागराज में। एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं, क्लियर। देखिए मगध जो था, मगध की राजधानी थी आपकी राजगृह, जो आपकी कहाँ पड़ती है, पटना बिहार में। अंग, अंग की क्या थी, चंपा, और चंपा कहाँ पर पड़ती है आपकी अंग, ये आपका बिहार में भागलपुर,
बिहार में एक जगह पड़ती है आपकी भागलपुर। फिर आती है आपकी वज्जी। तो वज्जी जो संघ था ये वैशाली था, जहाँ पे लिच्छवी शासक रहते थे, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो वो कहाँ पड़ती है आपकी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर भी आपका कहाँ पे पड़ता है, बिहार में। अब आते हैं आप काशी। तो काशी आप सभी को पता है, काशी उत्तर प्रदेश में। वाराणसी जो जगह पड़ती है वो थी आपकी इसकी राजधानी वाराणसी। फिर आपका कौशल आता है। तो कौशल की थी श्रावस्ती। ये श्रावस्ती आपका यूपी में फैजाबाद जगह पड़ती है, वहाँ पर पड़ता है। फिर आता है आपका मल्ल। तो मल्लों की क्या थी राजधानी, कुशीनगर। मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर, जो कहाँ पे पड़ती है, देवरिया में। अब आती है आपकी वत्स्य। तो वत्स की क्या थी, कौशाम्बी। कौशाम्बी आपका प्रयागराज वाला क्षेत्र पड़ता है। क्लियर। आगे देखें तो क्या है आपका कुरु। अब कुरु क्या था, कुरु थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ क्या है, आज की जो आपकी राजधानी है क्या है, दिल्ली। तो उस समय पर जो ये कुरु था, ये क्या थी इसकी राजधानी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली को बोला जाता था। आगे देखें हम पांचाल। तो पांचाल क्या है, अहिछत्र। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, और ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, एक जगह पड़ती है बदायूं। तो बदायूं वाली जगह है, और जो राजधानी थी आपकी अहिछत्र। अहिछत्र है। अब आपकी आती है सूरसेन। तो सूरसेन आपको पता है कहाँ पर पड़ती थी राजधानी, मथुरा। मथुरा वृंदावन सुना है आपने, कृष्ण की जो जन्मभूमि बोली जाती है, तो वही ये मथुरा है, जो किसकी राजधानी थी, सूरसेन की। सूरसेन की मथुरा। अब आती है आपकी एक चेदी। तो चेदी की क्या है, शक्तिमती। चेदी की राजधानी थी आपकी शक्तिमती, और शक्तिमती आपका कहाँ पर पड़ता है, बुंदेलखंड वाला रीजन। कौन सा रीजन, बुंदेलखंड रीजन जो है वो आपकी कहाँ थी, शक्तिमती की वो जगह है। अब आपका आता है अवंती। अवंती, ये अवंती जो था, अवंती आप सभी को पता होगा ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में पड़ता था। मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा उज्जैन एक जगह पड़ती है, और उज्जैन में ही महिष्मती है, जहाँ पे मालवा वाला रीजन है। मालवा वाली एक जगह पड़ती है उज्जैन में, एमपी में, मध्य प्रदेश में। ये कौन सा पड़ता है आपका, अवंती। अवंती के बाद में आप चलेंगे मत्स्य। मत्स्य है, मत्स्य से ऐसे सोचो कि कहाँ पर बारिश नहीं होती आपकी, राजस्थान में। और राजस्थान में बारिश नहीं होती तो वहाँ पे क्या नहीं मिलती हैं, मछलियाँ। अब बारिश नहीं हो रही तो पानी भी नहीं है, और पानी नहीं है तो क्या है, मछलियाँ नहीं होंगी। ऐसे रिलेट करके आप लर्न कर सकते हो। मत्स्य का क्या है आपका, विराटनगर, जो आपका कहाँ पर पड़ता था, जयपुर। विराटनगर आपका कहाँ पड़ता है, जयपुर। जयपुर राजस्थान में। क्लियर। आगे देखें, आगे मैंने जो बताया था आपको कि ये जो अश्मक है, ये सिर्फ अकेला है जो दक्षिण भारत का हमें एक नगर महाजनपद मिला है। दक्षिण भारत में सिर्फ एक जनपद मिला है, वो कौन सा है आपका, अश्मक। तो अश्मक है आपका पोटली या पोतन उनको बोला जाता था, जो आपका कहाँ पर मिलता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका पोटन मिलता है। पोटन या पोटली बोल सकते हैं, अश्मक आप रिलेट कर सकते हैं कि अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा, और घोड़ा क्या लेके जा रहा है, पोटली। ऐसे करके रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। अब कंबोज था और गांधार, ये आपके इस समय पर प्रेजेंट में ये भारत में नहीं काउंट किए जाते। जैसे आपका ये भारत है तो यहाँ पे आपके जो JNK है, POK यहाँ पे आता है, तो जो अफ़गानिस्तान वाला रीजन है, पाकिस्तान वाला रीजन है, तो बोलते हैं कि गांधार का जो तक्षशिला था ये अफ़गानिस्तान वाला रीजन, और कंबोज जैसे भारत के बाहर ही बोला जाता है ये, हाटक। कंबोज की राजधानी क्या बताई गई थी आपको, हाटक है। हाटक कहाँ पर पड़ता है, भारत के बाहर, मतलब वही जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाला रीजन है, जो JNK के टच में है आगे आगे जाकर POK से। तो ये हाटक आपका भारत से बाहर पड़ता है अभी। और गांधार आपने पढ़ा था उस समय पर, जो शिक्षा का केंद्र क्या हुआ करते थे, तक्षशिला। तक्षशिला था पहला केंद्र, जहाँ पे भारत से बाहर भी, चीन के और भारत के लोग, बाहर के लोग भी पढ़ने के लिए आया करते थे विश्वविद्यालय में, तक्षशिला। तो तक्षशिला जो था वो आपका रावलपिंडी, जो पाकिस्तान वाले रीजन में ही ये पड़ता है। तो क्लियर, आई होप कि आप लोगों को लर्न हुआ होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको लर्न करिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।